हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन ये हिस्ट्री का टॉपिक है। आज इसको करेंगे। इसमें कंटेंट और प्लस PYQ अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप लोग करिएगा, देखिए सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और इसका पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 में क्या रहेगा कि कैसे किस किस मतलब महिलाओं की कैसी स्थिति थी, धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियाँ क्या थी, जातिगत भेदभाव ये सब कैसे दूर हुआ, ये सब बताया जाएगा। और सेकंड वीडियो जो आएगा उसमें समाज सुधारक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सामाजिक दशाओं के कारण और सुधार। उस टाइम समाज में जो दशाएं थी उसका कारण क्या था और हम सुधार कैसे कैसे उसमें किए वो देखेंगे। पहला, धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियाँ। उस टाइम में जो लोग थे, समाज था, उसमें धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम पे पुरोहित समाज जो था उनका बहुत बोलबाला, बहुत दबदबा होता था। उनके अलग अलग बेकार से बहुत सारा ऐसा धार्मिक नियम कि मंदिरों में प्रवेश नहीं करना, बहुत सारे अलग अलग बेकार सी जो धारणाएं बना के वो समाज में डिलीवर कर देते थे कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। उससे लोग क्या थे, डरते थे। उनका एक अलग सा दबदबा था, प्रभुत्व था। सेकंड है महिलाओं की दयनीय स्थिति। उस टाइम पे जो महिलाओं की सबसे निम्न कोटि की स्थिति थी, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, ये सब। बाल विवाह में छोटे लड़कियों की शादी छोटे बहुत कम कम उम्र में कराते थे। सती प्रथा में अगर किसी का पति मर गया तो उसको जीने का कोई हक नहीं है, उसको उसकी चिता पे जलना कंपलसरी होता था, ये सब करके। और तीसरा है जातिगत भेदभाव की समस्या। उस टाइम जातिगत भेदभाव बहुत था। जो उच्च कास्ट था वो निम्न जो कास्ट के लोग थे उनको अछूत नीच समझते थे। उस टाइम पे ये जो समस्याएं थी वो समाज में व्याप्त थी, पूरी तरीके से एकदम कब्जा कर चुकी थी। फिर समाज सुधारक कुछ आए, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बहुत सारे लोग, जो पार्ट 2 में आएगा। बहुत समाज में बहुत सुधार लाए। जैसे आज की स्थिति जो है और जो पहले की स्थिति थी उसमें बहुत फ़र्क है। उन्हीं लोग के प्रयास के कारण आज ये स्थिति ऐसा माहौल हमें मिल पाया है। आगे बढ़ते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु क्या क्या कदम उठाए गए। जैसे महिला की स्थिति इतनी दयनीय थी, उनके लिए क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या प्रयास किया गया कि महिलाओं की जो स्थिति है वो अच्छी हो सके। उस टाइम पे लोग समझते थे, महिलाओं को एक चीज़ की तरह देखते थे कि जो महिलाएं हैं उनका जन्म सिर्फ पुरुषों की सेवा करने के लिए हुआ। ऐसे उनको पढ़ने से रोकना। उस टाइम पे धार्मिक मान्यता थी कि अगर कोई पढ़ेगा तो उसका पति मर जाएगा। ऐसे मतलब अगर किसी चीज़ को हम धर्म से जोड़ देते हैं तो वो बहुत लोग सीरियस लेने लगते हैं। ऐसे महिलाएं उस टाइम में पढ़ती नहीं थी। अब देखते हैं कि इसमें कैसे सुधार किए गए, कैसे आंदोलन करके, कैसे मतलब उस टाइम क्या क्या करके, प्रयास करके महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर बनाई गई। सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसको दूसरा विवाह करने का पूरा अधिकार है। बाल विवाह पर नियंत्रण, जो छोटे छोटे बच्चों का शादी कराते थे उस पर नियंत्रण कराया गया। शारदा एक्ट, ये सब जो है ये सब करके शारदा एक्ट में लड़कों और लड़कियों की आयु, विवाह की जो आयु थी उसको डिसाइड किया गया था। तो इसमें महिलाओं की स्थिति ये सब करके थोड़ी बेहतर हुई, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ी सी तो बेहतर हुई। अब आते हैं सती प्रथा का उन्मूलन। कैसे सती प्रथा ख़त्म हुआ। अब ऐसा कुछ नहीं है कि सती प्रथा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सती प्रथा एकदम ख़त्म हो गया है। इसका जो श्रेय है वो राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक जो वायसराय उस टाइम पे होता है, उसकी सहायता से सती प्रथा जो होता है उसको ख़त्म किया जाता है। सती प्रथा में ऐसे ही किसी का पति मर जाता है उस पे उसकी वाइफ को बैठा के जला देते थे लोग। और अगर ऐसे कोई बच जाता, अगर कोई नहीं करता है उसको समाज में उसको जीने नहीं देते थे लोग। ऐसी उस टाइम पे प्रथा थी। 1800 देख लेते हैं फैक्ट, ये एग्जाम में आएगा। 1829 में कानून आया था सती प्रथा का। 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद किया गया। जैसे किसी का पति मर जाता तो वो विधवा हो जाती और उसको 17वें नियम के अनुसार ऐसे किसी को चिता पे बैठा के जला देना वो बंद किया गया। उसमें गैर कानूनी घोषित किया गया। तब जाके थोड़ा सा कंट्रोल हुआ लोगों पे। और सबसे पहले ये बंगाल में लागू हुआ था। पूछा जाएगा कि जो सती प्रथा का नियम था वो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो वो बंगाल में। उसके बाद फिर मद्रास, बॉम्बे और जगह धीरे धीरे करके फैल गया ये कानून, लागू होने लगा। और धीरे धीरे समाज में ये जो रूढ़िवादी विचार था सती प्रथा का वो ख़त्म हो गया। अब वर्तमान समय में ये पूरी तरीके से ख़त्म है। आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं कन्या शिशु हत्या पर रोक। उस टाइम पे अगर कोई गर्भ में कोई लड़की होती थी तो उन्हें शिशु को, जो छोटा बच्चा होता है शिशु, उनको गर्भ में ही मार देते थे, क्योंकि उनको आर्थिक रूप से बोझ मान के, लड़कियों को वैसे भी बोझ मान के लोग उनको गर्भ में ही हत्या करा देते थे उस टाइम पे। राजपूत और बंगालियों में ये बहुत प्रचलित है, कन्या शिशु हत्या रोक। ये जो कन्या शिशु हत्या, ये राजपूत और बंगालियों में ये बहुत फेमस था। उनको आर्थिक आर्थिक तरीके से बोझ मानते थे कि लड़कियों का शादी विवाह है, बहुत सारा खर्च है, बचपन में ही उनकी मृत्यु की जाती थी, गर्भ में ही मार देते थे। 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम के तहत प्रयास किया गया। फिर उसके बाद 1804 में तीसरे अधिनियम के अनुसार मानव हत्या के इसको बराबर किया गया। अगर कोई भ्रूण हत्या करता है, कन्या शिशु हत्या करता है, तो वो एक मानव की जो हत्या होती है उसके बराबर माना गया और उसको उतना ही दंड मिलेगा। तीसरा आते हैं विधवा पुनर्विवाह। जो औरतें जिनका पति मर जाता था उसको विधवा पुनर्विवाह जो प्रोत्साहित किया गया कि अगर किसी का पति मर गया तो वो दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मुख्य श्रेय जो है ईश्वरचंद विद्यासागर को जाता है। ये इस काम में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान, इसका पूरा जो क्रेडिट है महिलाओं के उत्थान में इनको पूरा आता है, क्योंकि ये विधवा पुनर्विवाह को पूरा विधवा पुनर्विवाह को जो सफलता का श्रेय है इन्हीं को जाता है। आज देखिए समाज में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो विधवा, जिनके पति मर गए किसी भी कारण से, उनकी दूसरी शादी कराना ठीक माना जाता है। बहुत मतलब बहुत अच्छे नज़र से, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार हो गया, बहुत ठीक ठाक समाज में कंडीशन है कि विधवा विवाह हो जाता है। यह सिद्ध इसमें ये बहुत मेहनत से ये सिद्ध किए कि विधवा विवाह को वेद जो होता है हमारा वो अनुमति देता है। 1856 में इनके प्रयास से हिंदू विधवा विवाह एक्ट आता है। 1856 में ये पूछा जाता है कि कब हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है, तो 1856 में जो है वो हिंदू विधवा पुनर्विवाह आता है। और इस क्षेत्र में जगन्नाथ सेठ, शंकर सेठ और भाऊजी ने भी बहुत सारा काम किया। पूछा जाएगा कि, और ऑप्शन में दे देगा कि कौन कौन और इस क्षेत्र में काम किए हैं, तो ईश्वरचंद विद्यासागर, जगन्नाथ, शंकर सेठ और भाऊजाजी ने कार्य किया था। बहुत सारा ही काम महिलाओं की अच्छी स्थिति के लिए ये बहुत प्रयास किए हैं। स्त्री शिक्षा पर भी ये काम किए ईश्वरचंद विद्यासागर। ये सब इनके बारे में अलग से जो पार्ट 2 आएगा उसमें बताया जाएगा। अब आते हैं डी.के. कर्वे। ये फोटो में ये डी.के. कर्वे हैं। हर एक मतलब स्लाइड में फ़ोटो भी लगाया गया है कि आप लोग एक बार फ़ोटो देखने से एक बार हमारे जो दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह जाती हैं। कर्वे इन्होंने 1906 में बॉम्बे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है कि महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय 1906 में खोला। ये यूपी टेट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह जो था वो 7 दिसंबर 1856 को हुआ था। 1857 में क्रांति होती है और 7 दिसंबर 1856 में कानूनी विधवा विवाह होता है, और वो भी कलकत्ता में संपन्न कराया गया। पूछा जाता है कि प्रथम विधवा विवाह कब और कहाँ संपन्न कराया जाता है, तो 7 दिसंबर 1856 में कलकत्ता में संपन्न कराया गया था। अब आते हैं कि जो बाल विवाह था उस पर कैसे नियंत्रण कर सकते थे, उस टाइम पे क्या चल रहा था, कैसे नियंत्रण किया गया। तो इसमें रुक्माबाई राउत रहती हैं, इनके प्रयास से बाल विवाह पर नियंत्रण किया था। इनके साथ क्या होता है कि ये इनके पति जो होते हैं वो बहुत उम्र दराज रहते हैं, उनके साथ इनकी शादी करा दी जाती है और इनको उनके साथ रहना नहीं होता है, और फिर इनका केस चलता है। इनको जो कोर्ट होती है वो सज़ा का मतलब इनको बोलती है कि आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, अगर नहीं तो आपको सज़ा मिलेगी। इसलिए ये बहुत प्रयास करती हैं और इस पे बाल विवाह पर नियंत्रण करती हैं, और भारत की पहली डॉक्टर थी। इनके प्रयासों से आयु अधिनियम 1851 लागू हुआ था और 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। इसमें 14 वर्ष की कन्याओं के मतलब जो 14 वर्ष तक के नीचे की कन्याएं हैं उन पे विवाह पे प्रतिबंध लगाया गया था। और हर विलास शारदा के प्रयास से 1930 में शारदा एक्ट आता है, जिसमें लड़कों की आयु 18 साल और लड़कियों की आयु 14 साल रखी गई। ये शारदा एक्ट में था। शारदा एक्ट में 18 और 14 का रखा गया था वर्ड्स। अब आते हैं स्त्री शिक्षा में कौन कौन क्या क्या किया है।
19वीं शताब्दी में यह भ्रम था कि हिंदू शास्त्र में स्त्री जो शिक्षा थी वो अनुमति नहीं देते। उस टाइम पे ये भ्रम फैलाया गया था कि जो हिंदू शास्त्र होता है हमारा, उसमें स्त्रियों की शिक्षा को वो शास्त्र मना करता है, अनुमति ही नहीं देता है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना है, ऐसा शास्त्र कहता है। उस टाइम में ये मान्यता फैलाई गई थी। ये जो पुरोहित होते हैं, जो बहुत समाज में उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वही सब ये सब भ्रम फैलाते थे। और आगे इस दिशा में ईसाई मिशनरियों ने किया था। इस दिशा में जो कार्य होता है वो ईसाई मिशनरियों ने पहले किया था। 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना करी थी और 1849 में जे.ई. बेथुन ने बेथुन स्कूल स्थापना करी और इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पहली सशक्त जो पहल होती है वो बेथुन जे.ई.डी. बेथुन ने सबसे पहला सशक्त प्रयास किया था। 1854 में चार्ल्स वुड के डिस्पैच में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। पूछा जाएगा कि 1854 में जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, क्या उसमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया या नहीं? तो उसमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। महिला संगठन, उस ये महिलाओं पर पूरा की महिलाओं की कैसे कैसे महिलाओं की अच्छी स्थिति हुई ये बताया गया है। महिला संगठन 1910 सरला देवी चौधरी होती हैं। इलाहाबाद में भारतीय स्त्री महामंडल, भारत स्त्री मंडल की पहली बैठक होती है। और रामाबाई रानडे बम्बई में 1904 नेशनल सोशल कांग्रेस के अंतर्गत वुमेन सोशल कांग्रेस की नींव रखती है, कॉन्फ्रेंस की। पंडित रामाबाई जो थी वो आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी महिलाओं की बेहतरी के लिए। और वैसे पूछा गया आर्य समाज की स्थापना और आर्य महिला समाज की स्थापना। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रामाबाई करती हैं। आगे बढ़ते हैं। जातिगत भेदभाव को कम करने में क्या क्या कारक हैं। उस टाइम पे जातिगत जो भेदभाव थे उनको कम करने के लिए क्या क्या किया गया था वो देख लेते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना होती है महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी जो है वो भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं 1920 में मूक नायक समाचार पत्र की स्थापना करते हैं, जिसमें अछूत जो निम्न कास्ट के लोग होते हैं उनकी पीड़ा को प्रस्तुत करने के लिए। 1924 में बहिष्कृत हितकरणी सभा की गठन करते हैं। इसमें लोगों को संगठित करके समानता लाने का प्रयास किया था। 1927 में दलित वर्ग की रक्षा उद्देश्य के लिए बहिष्कृत भारत की स्थापना की जाती है। 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की जाती है। और अब ये जो भीमराव अंबेडकर थे इनके द्वारा एक महार सत्याग्रह चलाया गया 20 मार्च 1927 में महाराष्ट्र में हुआ कि हिंदू जाति प्रथा को चुनौती देने के लिए ये जो सत्याग्रह है वो स्टार्ट किया गया था। और ये वीडियो था पार्ट 1। अब पार्ट 2 आएगा और उसके साथ MCQ भी आएगा जो PYQ इस टॉपिक से आए होंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसमें सिर्फ था कि कैसे कैसे स्त्रियों की जो दशा थी उसमें सुधार हुआ, जातिगत व्यवस्था को जो कम करने के लिए क्या क्या किया गया। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें समाज सुधारक के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।